डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेल जो होता है, बेल कैसे हम लोग बेल के लिए अप्लाई करेंगे और बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल इन ए कोर्ट। दैट मीन्स जब भी पुलिस चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, चार्जशीट फाइल करने के बाद अब केस शुरू होता है। दैट मीन्स अब जैसे पुलिस ने चार्जशीट फाइल किए तो यहाँ पर अब कोर्ट का केस वही से शुरू हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट तो डिफेंस लॉयर से। तो डिफेंस लॉयर क्या है? तो सपोज करो कि स्कूल में कोई एक टीचर आपको मारते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। तो ऐसे तो टीचर बच्चे को मार नहीं सकते, तो फिर भी आप सपोज करो टीचर ने बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा, तो होगा कि उस बच्चे का पेरेंट्स ने एफआईआर फाइल कर दिए उस टीचर का अगेंस्ट में। तो यहाँ पर टीचर का अगेंस्ट में जैसे एफआईआर फाइल कर दिया तो पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू किए होंगे, देखे होंगे कि हाँ बच्चे को चोट लगा हुआ है, ठीक है। और भी बच्चे होंगे, उन लोगों से भी पूछे होंगे क्या वाकई में उस टीचर ने मारे हैं। हाँ, इस तरह से अगर पुलिस कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ उस टीचर ने क्राइम किए हैं, तो पुलिस यहाँ पर चार्जशीट फाइल करते उस टीचर का अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर का अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल करते कहने का मतलब अब टीचर हो जाते हैं एक्यूज्ड पुलिस का नज़र में, और चार्जशीट में उस टीचर का नाम जो एक्यूज्ड से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स उस टीचर को यहाँ पर चार्जशीट में एक्यूज्ड करार दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे एक्यूज करार दिया गया, चार्जशीट फाइल हो गया, तो अब यहाँ पर केस शुरू होता है। अब बात यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है बच्चों द्वारा टीचर को फंसाया गया होगा, बच्चा अपने से गिर गया होगा, चोट लगा होगा, या तो हो सकता है टीचर ने थोड़ा सा टच कर दिए थे और बच्चा ने और उसका पेरेंट्स ने उसको फिर बड़ा चढ़ा करके इस तरह से और फॉल्स दूसरे बच्चों से भी इस तरह से बुलवा करके यहाँ उसी टीचर ने मारे हैं। तो इस तरह से भी तो पुलिस का पास वो लोगों ने एक फॉल्स एफआईआर किया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो टीचर का भी यहाँ पर राइट है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। तो यहाँ पर टीचर क्या करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 यहाँ पर अधिकार देते हैं एक्यूज्ड पर्सन को कि जिन पर आरोप है उस व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं कि वो एक लॉयर अपॉइंट करे अपना चॉइस का। और लॉयर क्यों अपॉइंट करे? लॉयर इसीलिए अपॉइंट करे ताकि वो लॉयर जो है उस एक्यूज्ड पर्सन को डिफेंड करे। दैट मीन्स वो आरोपी जो है उन्होंने अपराध नहीं किया है ये प्रूव कराने के लिए, दैट मीन्स उनको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में एक लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं डिफेंस लॉयर। दैट मीन्स डिफेंस लॉयर जो है यहाँ पर एक्यूज्ड का साइड से आपका कोर्ट में केस लड़ते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा सिचुएशन क्रिएट करते हैं। दूसरा लाइन पर देखिएगा, एज पर आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A अगर मान के चलो वो टीचर बहुत गरीब है, दैट मीन्स कहने का मतलब जब भी लॉयर अपॉइंट करेंगे, कोई भी लॉयर आपका केस ऐसे क्यों लड़ेगा, वो भी तो पैसा लेगा आपसे, ठीक है। अगर वो टीचर मान के चलो गरीब है और वो लॉयर का फी जो है अगर पे नहीं कर पाते हैं, दैट मीन्स वो लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, तो उस केसेस में आप यहाँ आर्टिकल 39A इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहते हैं कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एक्यूज्ड को एक लॉयर प्रोवाइड किया जाए स्टेट का तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, और इसके बाद आपका ये डिफेंस लॉयर जो है, डिफेंस लॉयर का एक्चुअली फंक्शन क्या है? तो डिफेंस लॉयर क्या काम करेंगे? तो डिफेंस लॉयर
फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिफेंस लॉयर डिफेंड करता है कोर्ट में जनरली एक्यूज्ड को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्यूज्ड को वो किसी भी हालत में वहाँ पर डिफेंड करे। अगर गलत किया भी होगा तो डिफेंस लॉयर उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं। जो सही है, जो ट्रूथ है, उस अकॉर्डिंग काम करना होगा डिफेंस लॉयर को। ओके, अब डिफेंस लॉयर जो होता है जनरली कोर्ट में इनका फंक्शन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो भी विटनेस जो है, गवाह जो है, कोर्ट में पेश करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जितना भी एविडेंस, दैट मीन्स प्रमाण वगैरह, एक्यूज्ड का अगेंस्ट में जो भी प्रमाण वगैरह पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में पेश करते हैं, तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर का पास ये अधिकार है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे, ठीक है। और अपने तरफ से भी डिफेंस लॉयर विटनेस वगैरह वहाँ पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत बार ऐसा होते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो भी वहाँ पर विटनेस वगैरह प्रेजेंट करते हैं और एविडेंस वगैरह प्रेजेंट करते, हो सकता है वो बनाया गया होगा, खरीदा गया विटनेस वगैरह होगा। इसीलिए यहाँ पर डिफेंस लॉयर का पास अधिकार है कि वो विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे, क्रॉस क्वेश्चन करे, एविडेंस को क्रॉस एग्जामिन करे। दैट मीन्स कोई विटनेस मान के चलो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रेजेंट किए कोर्ट में, और उस विटनेस ने यही कहा कि हाँ, सपोज करो कि वही टीचर वाला केसेस कि बच्चे को अगर टीचर ने मार दिया, सपोज, मतलब सीन यहाँ पर ऐसा है, और यहाँ पर दूसरा बच्चे ने बोला कि वहाँ पर विटनेस के रूप में कि हाँ उसने देखे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तो उस विटनेस को पेश किया, तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर का पास यहाँ पर राइट है कि उस विटनेस को काउंटर क्वेश्चन करे। वो क्वेश्चन करेंगे, वो भी तो थॉरोली देखेंगे, उस घटना को जांच करेंगे और वो पूछेंगे। और हो सकता है कि उस दिन वो बच्चा उस स्कूल में आया ही नहीं हो, तो यहाँ पर डिफेंस लॉयर उसको पूछेंगे कि उस दिन तो आप थे ही नहीं, अटेंडेंस पे तो आप आए ही नहीं। तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिन वगैरह होता है, ठीक है, ये करेंगे आपका डिफेंस लॉयर। अब इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका बारे में अब हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली आपका ये रिप्रेजेंट करते स्टेट को। दैट मीन्स सिंपल से समझना है तो इतना ही है कि डिफेंस लॉयर जो है जनरली एक्यूज्ड को डिफेंड करने का काम करता है। दैट मीन्स एक्यूज्ड का तरफ से जिन पर आरोप है उनका तरफ से केस लड़ते हैं, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो आरोप लगाने वाले जो है, या तो जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उनके तरफ से जो लड़ने वाले, जो केस लड़ने वाले जो लॉयर है, वो होता है जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे कि मान के चलो कि एक टीचर ने एक बच्चे को मार दिया और उस टीचर के अगेंस्ट में एफआईआर हुआ, तो टीचर हो गया एक्यूज्ड और टीचर का साइड से लड़ने वाला वकील जो हो गया वो डिफेंस लॉयर। और जिन बच्चों ने आरोप लगाया कि टीचर ने मारा है, दैट मीन्स यहाँ पर बच्चा जो है, मान के चलो उसको विक्टिम बोलो, दैट मीन्स वो पीड़ित थे, ठीक है, जिन पर अपराध हुआ है, और उनको एक लॉयर प्रोवाइड करेंगे स्टेट ही, और वो लॉयर को कहते हैं आपका यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली रिप्रेजेंट करता है स्टेट को। कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है विक्टिम का साइड से केस लड़ते हैं, दैट मीन्स पीड़ित का साइड से केस लड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि वो हर हाल में जिन्होंने आरोप लगाया है, ठीक है, आरोप लगाने वाले व्यक्ति को हर हाल में बचाना है, इनका ये ड्यूटी नहीं है। दैट मीन्स इनका एक्चुअल ड्यूटी ट्रूथ फाइंड आउट करना, क्या वाकई में उन पर क्राइम हुआ था, ठीक है, या तो झूठा भी एफआईआर वगैरह होगा, चार्जशीट हुआ होगा। ये पूरी तरह से ट्रूथ को फाइंड आउट करना जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है। इसीलिए आपका जब भी कोर्ट में केस चलता है, तो जैसे कि मान के चलो एक टीचर, सपोज में तामांग, ठीक है, और
एक बच्चा जो है, मान के चलो वो बच्चा का नाम है सपोज अरुण, ठीक है, और मेरा अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है कि मैंने अरुण एक बच्चा जो है उसको मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोर्ट में जो केस चलता है, तो यहाँ पर टीचर तामांग, स्टूडेंट अरुण, तामांग वर्सेस अरुण केस ये नहीं बनता है। केस यहाँ पर तामांग वर्सेस अरुण नहीं होगा, केस यहाँ पर होगा आपका तामांग वर्सेस स्टेट, तामांग वर्सेस स्टेट। दैट मीन्स एक्यूज्ड मैं हूँ ना, एक्यूज्ड मैं हूँ, तो एक्यूज्ड का नाम तामांग है, तो तामांग वर्सेस, अब यहाँ आरोप लगाने वाले, ठीक है, व्यक्ति जो है उसको रिप्रेजेंट करता है जनरली स्टेट वर्ड से। दैट मीन्स यहाँ पर केस अब बनेगा तामांग वर्सेस स्टेट, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है इसका रोल क्या है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपका कोर्ट में ये प्रेजेंट करेंगे एविडेंस वगैरह, दैट मीन्स प्रमाण वगैरह कि जिन पर आरोप है हाँ उसी ने ही क्राइम किया है, उसका एविडेंस वगैरह जो होगा वो प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। साथ साथ विटनेस वगैरह जो होगा उसको कोर्ट में बुलवाएंगे, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करते हैं। और इसी तरह से एक्यूज जो है, आरोपी जो है, उसको क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है जब भी क्वेश्चन वगैरह करेंगे एक्यूज्ड पर्सन को, तो बुलिंग नहीं करेंगे, उसका डराने का धमकाने का इस तरह से काम नहीं करेंगे। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है, ठीक है। दैट मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनरली स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब जनरली होता तो यही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक विक्टिम को, दैट मीन्स एक पीड़ित को, ठीक है, और जो आरोप लगा रहा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किंतु इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यही कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जज जो है, जज का रोल क्या होता है। जज जैसे ही आपका कोर्ट में ट्रायल हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर जो हुआ है, उसके बाद जितना भी एविडेंस वगैरह जो होगा, ठीक है, एविडेंस विटनेस वगैरह जितना भी प्रेजेंट किया होगा कोर्ट में, उसका बेसिस में, ठीक है, फाइनली यहाँ पर जज कंक्लूजन में आते हैं कि वाकई में एक्यूज्ड पर्सन क्या गिल्टी भी है, क्या वो दोषी भी है। अगर है, अगर ये जो एविडेंस या तो विटनेस ये सब अगर देखने के बाद यही कंक्लूजन में आते कि हाँ एक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है, तो वहाँ पर उसी अकॉर्डिंग इंडियन पिनल कोड कौन सा सज़ा सुनाता है, आईपीसी इंडिया का भारतीय दंड संहिता है जिसको कहते हैं, वो उस क्राइम के लिए कौन सा सज़ा सुनाता है वो सज़ा सुनाएंगे जज, ठीक है। ये जज का रोल है, ओके। और जो भी है, जज हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, डिफेंस लॉयर हो, वो जब भी कोर्ट में एक्ट करेंगे तो इम्पार्शियली करना चाहिए, या पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर कोई भी विटनेस हो, एविडेंस हो, वो मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। सही गलत सही ढंग से पेश करना चाहिए ताकि यहाँ पर आप लोगों को जस्टिस मिले, ओके। और यहाँ पर बात करते हैं हम लोग अब फेयर ट्रायल का बारे में। फेयर ट्रायल क्या है, तो फेयर ट्रायल क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर ट्रायल का मतलब यही है कि जो भी ट्रायल कोर्ट में हो रहा है वो इम्पार्शियली होना चाहिए। दैट मीन्स किसी का पक्ष लेकर के, ठीक है, या तो पैसा से बिका हुआ, किसी को डरा करके धमका करके, इस तरह से आपका कोई भी ट्रायल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो ट्रूथ है वो सामने आना चाहिए, यही तो फेयर ट्रायल है। और इसी तरह से जब भी कोर्ट में ट्रायल होता है, ट्रायल कहने का मतलब जैसे ही चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में, चार्जशीट फाइल करने के बाद विटनेस को बुलाना, एविडेंस वगैरह को पेश करना, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा एक्यूज्ड को क्वेश्चनिंग करना, इसी तरह से डिफेंस लॉयर द्वारा फिर आपका विटनेस जो है उसको क्रॉस क्वेश्चन वगैरह करना, ये सारा चीज़ तो ट्रायल का पार्ट है। जब
तक केस का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा, फाइनल सुनाई नहीं आएगा, तब तक ये जितना भी एक्टिविटी होता है वह ट्रायल कहते हैं उसको, ठीक है। और ट्रायल जो होता है जनरली ओपन कोर्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये बंद दरवाजा के अंदर में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो एक्यूज्ड है, उनका रिलेटिव हो, उनका फैमिली मेम्बर हो, वो सब का सामने में यहाँ पर ट्रायल होना चाहिए, तभी इसको फेयर ट्रायल कहा जाएगा। और इसी तरह से जो एक्यूज्ड है उनको पूरा ये अधिकार देना चाहिए कि वो अपना चॉइस का एक लॉयर को अपॉइंट करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो स्टेट इनको एक लॉयर प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये भी फेयर ट्रायल है। और इसी तरह से फेयर ट्रायल का अंदर आते हैं कि जो भी एक्यूज जो है, दैट मीन्स जो भी गिल्टी जो है, ठीक है, इनको एफआईआर का जो पेपर जो है, ठीक है, चार्जशीट का पेपर, विटनेस एंड एविडेंस का वो सारा पेपर एक्यूज्ड कहो या तो गिल्टी आप कहो, उसको भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनको भी पता चले कि उनको यहाँ पर दोषी साबित किया है तो क्या क्या बेसिस पर साबित किया है, वो सारा चीज़ उनको भी देखने को वहाँ पर अवसर मिले, तभी इसको फेयर ट्रायल कहा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आईपीसी, इसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी इसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड या तो कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बारे में पढ़ते हैं तो आईपीसी और सीआरपीसी जनरली आ ही जाता है। तो इंडियन पिनल कोड, इसको इंडियन पिनल कोड या तो आईपीसी, इसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, ठीक है। और सीआरपीसी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर या तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी और आईपीसी में आपका डिफरेंस क्या है, तो ये एक्चुअली है तो लेंदी, बहुत सारा चीज़ इसके अंदर में। तो जो भी हो एक सिंपल सा आपको जानना है तो आप दोनों में डिफरेंस इतना ही है। जैसे कि मान के चलो सीआरपीसी जनरली डिफाइन करता है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ केसेस होता है कॉग्निसेबल, कुछ होता है नॉन कॉग्निसेबल, ठीक है। अब कौन सा केस कॉग्निसेबल है, कौन सा केस नॉन कॉग्निसेबल है, इसको डिफाइन करता है सीआरपीसी, ठीक है। और इसी तरह से आपका घर में सपोज चोरी हुआ, आप घर में नहीं थे तब चोरी हुआ, ठीक है, या तो आपको पता ही नहीं चला घर से चोरी हुआ, ठीक है, आपका प्रेजेंस में ही चोरी हुआ किंतु आपको पता नहीं चला, ठीक है, वन सिचुएशन। दूसरा, 2 या 3 आदमी आपका घर में आया और आपका जो सर पर गन रख करके या तो आपको डरा करके धमका करके आपसे पैसा हो, ज्वेलरी हो, आपसे ले गए, सेकेंड सिचुएशन। अब थर्ड देखते हैं, 5 या तो 5 से ज़्यादा लोग आपका घर में आए, हो सकता है हथियार का साथ आए और आपको डरा करके धमका करके आपसे ज्वेलरी हो या तो आपसे पैसा ले गए। अब तीनों को यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड जो है किस तरह से डिफाइन करता है, तो आप घर में नहीं थे, घर से चोरी हो गया, या तो आप घर में थे किंतु आपको पता नहीं चला, चोरी हो गया, तो इसको थेफ्ट कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसी तरह से आप घर में थे, 2 या 2-3 आदमी आए आपका घर में, आपको डरा करके धमका करके आपसे ज्वेलरी हो, मनी हो, पैसा हो, आपसे लेके गए, ठीक है, इसको जनरली कहते हैं रॉबरी। और इसी तरह से 5 या 5 से ज़्यादा आदमी आपका घर में आते, आपको डरा करके धमका करके आपसे पैसा हो, ज्वेलरी लेके जाते, इसको कहते हैं डकैती, फिर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। दैट मीन्स यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यहाँ पर डिफाइन करता है कि किस टाइप का क्राइम को कॉग्निसेबल कहे, किस टाइप का क्राइम को नॉन कॉग्निसेबल कहे। दैट मीन्स क्राइम को डिफाइन करने का काम करते क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। और आईपीसी जो है यहाँ पर ये पनिशमेंट क्या होगा, क्राइम क्या किया है तो पनिशमेंट क्या होगा, दैट मीन्स आईपीसी डील करता है पनिशमेंट से। दैट मीन्स किस टाइप का पनिशमेंट देना है ये आईपीसी उसका बारे में बताते हैं, ठीक है। दैट मीन्स आईपीसी पनिशमेंट का बारे में बताते हैं। इस तरह से आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है जनरली अगर बिलो 18 ईयर्स एज का, दैट मीन्स टीनेजर, ठीक है, टीनेजर कोई भी अगर क्राइम करते हैं
तो जनरली इसको जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम उसको देखते हैं इंडिया में, ठीक है। जुबिनाइल मतलब ही जनरली टीनेजर ही होता है, किशोर लोग, ठीक है। दैट इज 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स का जो भी क्या लोग जो होंगे यहाँ पर, बच्चा जो होंगे क्राइम करता है, तो इसको जुबिनाइल जस्टिस सिस्टम देखते हैं। और इसको लेकर के फिर आपका जो जेल वगैरह जो होगा वो भी अलग ही होता है। दैट मीन्स इसको जनरली जेल भी नहीं कहा जाता है। तो बच्चा है, समझदारी नहीं है, तो इनको जनरली सुधार केंद्र भी कहते हैं, जहाँ पर इनको सुधारा जा सके, ठीक है। और इस तरह से क्राइम करने से बचाया जा सके, उनमें अच्छा परिवर्तन ला सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।